हेलो एवरीवन, इट्स शगुन केवाल एंड वेलकम बैक टू दी बायो इग्नाइट। आज अपन लोग बेटा करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, मतलब कि हमने अपने हार्ट के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर क्या सिस्टम होता है। हमारे अंदर तो हमने क्या देखा कि ब्लड होता है, और भैया ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ये सब हमने अपनी बॉडी के अंदर देखा था, अपने हार्ट के अंदर देखा था। लेकिन प्लांट के अंदर भी तो कुछ सिस्टम होता होगा ना, जो किसी चीज जो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कराता होगा। अब चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन जब पढ़ा था, हमारा जो लेक्चर 1 था उसमें हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बन गया, अब खाना तो बन गया, ठीक है। अब खाना बनता कहाँ है, ये भी हमने पढ़ा था, लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर खाना बनता है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पत्तियों के अंदर ही होता है बेटा। ये दो चीज हमने पढ़ ली थी। लेकिन सिर्फ खाने खाने से काम नहीं चलता है ना। जैसे अपन लोगों को क्या चाहिए, खाना चाहिए, खाने के साथ अपन लोगों को पानी चाहिए होता है, पानी के साथ अपन लोगों को और क्या चाहिए होता है बॉडी के अंदर। अब वो खाना एक जगह तो रह नहीं सकता, पानी एक जगह तो रह नहीं सकता, उसको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता है। यही सेम प्रोसेस बेटा प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, खाना तो बन गया, लेकिन खाना को ट्रांसपोर्ट भी तो कराना है ना, एक जगह नहीं बिठा सकते खाने को। अब खाना तो लीव्स पे बना, लेकिन खाली लीव्स को खाने देने से काम थोड़ी ना चलेगा ना। रूट्स को भी खाना चाहिए, स्टेम को भी खाना चाहिए, सारे बॉडी पार्ट्स को खाना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, ये तो बेसिक सी बात है। तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, प्लांट्स को भी पानी चाहिए, प्लांट्स को भी मिनरल चाहिए। जैसे अपनी बॉडी को पानी चाहिए, अपनी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, वैसे प्लांट्स को भी पानी चाहिए, प्लांट्स को भी मिनरल्स चाहिए, प्लांट्स को भी खाना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देगा फूड को, ऑक्सीजन को, इन सब चीजों को। लेकिन प्लांट्स की बॉडी के अंदर कौन करता है, प्लांट्स जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर ये चीज कौन करता है। आज इस टॉपिक में हम अपन लोग इतना पढ़ेंगे। अब हमने बेसिक सी बात पढ़ ली कि फोटोसिंथेसिस का जो भैया प्रोसेस है वो हमारा पत्ती के अंदर होता है, लीव्स के अंदर होता है। इतनी बात समझ आई तुम लोगों को? ठीक है। अब चलो, खाना तो एक बात होगी, अब उसे क्या चाहिए, और पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये दो चीजें उसको चाहिए प्लांट को। चलो अब इनके बारे में बात करते हैं। अब हमारे जो सॉरी हमारी नहीं, प्लांट्स की जो बॉडी होती है ना, प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं बेटा। एक का नाम होता है जाइलम, एक का नाम होता है सॉरी एक का नाम होता है जाइलम, एक का नाम होता है फ्लोएम। ये दो टिश्यू होते हैं। ये दो टिश्यू क्या बोलते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, प्लांट्स की जिम्मेदारी हमारी। मतलब एक क्या करेगा, खाना पहुंचाएगा पूरे प्लांट के अंदर, और दूसरा क्या करेगा, जो भी वो चीजें होती मतलब वाटर और मिनरल्स जो होंगे उनको पहुंचाएगा। ठीक है। ये दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। जैसे हमारे घर में पापा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि घर का खर्चा मैं उठाऊंगा, मम्मी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जो भी किचन विचन को होगा वो सब मैं देखूंगी। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर क्या होता है ना बेटा, प्लांट्स के अंदर हमारा जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो दो होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं एक खाना ट्रांसपोर्ट करेगा, और दूसरा बोलता है कि मैं वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन देख लूंगा। ये चीजें होती हैं। अब आगे देखो, अब हम क्या है, अब प्लांट कहाँ लगा है, पेड़ कहाँ लगा है, मिट्टी में है ना, सॉइल में प्लांट है हमारा। अब सोइल के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और वो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सब के सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सब के सब हमारी सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होते हैं। अब प्लांट का कौन सा पार्ट है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है बेटा, प्लांट की जो रूट्स हैं वो हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई होती हैं। समझ है? अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या होगा अगर मैं तुमको बोलूं कि हमें क्या करना है। अब ये देखो, जो रूट्स है हमारी, रूट्स मिट्टी में है। रूट्स के पास ज्यादा मिनरल्स होंगे कि मिट्टी के पास, सॉइल के पास ज्यादा मिनरल्स हैं, किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है, सोइल के पास ज्यादा मिनरल्स है। क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, डेड होता है, जो मरता है उसे तो हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं। मिट्टी में वो जाता है, और मिट्टी में मरने के बाद उसकी बॉडी तो डिकम्पोज हो गई, लेकिन उसकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स थे वो सब तो मिट्टी को मिल गए ना, उस सोइल को मिल गए। तो ऑब्वियस सी बात है, सोइल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी मिनरल्स की। अब जब सोइल के अंदर बेटा जी मिनरल्स ज्यादा है, तो वो मिनरल्स कहाँ मूव करेंगे, ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। जैसे हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। तो इसी तरह से क्या होता है, ये जो मिनरल्स होते हैं बेटा जी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और
मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, ये अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं हमारी मिट्टी के अंदर। ये भी क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मिट्टी से रूट्स के अंदर घुसना शुरू कर देंगे, क्योंकि रूट्स में मिनरल्स की कमी है, तो रूट्स के अंदर ही मिनरल्स क्या करेंगे, घुसना शुरू कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये बेटा मैंने डिफ्यूजन लिख दिया ताकि तुम लोग को याद आ जाए कि डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था। मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट, सब्सटेंस का, पार्टिकल का मूवमेंट होना किधर से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक कमरे में धूप लगा दूं एक कोने में, तो कुछ टाइम बाद उस धूप की खुशबू ऑलमोस्ट पूरे कमरे में या पूरे घर में हो जाती है। अगर छोटा घर है तो पूरे घर में ही हो जाती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो वो डिफ्यूजन होता है हमारा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना, धूप धूप जो है, धूप सबसे पहले धूप जैसे हमने जलाई, उससे धुआं निकला, उस वो धुआं क्या हुआ, एयर के मॉलिक्यूल के साथ टकराया, फिर वही वाला एयर का मॉलिक्यूल दूसरे से टकराया, वो दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे से टकराया, तो ऐसे आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं, तो पूरे रूम में खुशबू हो जाती है। तो इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है। तो अब धूप तो एक कोने में लगाई थी ना, लेकिन फैल गई पूरे घर में, तो ये डिफ्यूजन हुआ बेटा जी। इतनी बात समझ में आई, मिट्टी का सिस्टम समझ में आ गया तुम्हें, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी देखो, अब दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। अब हमारी जो रूट है, अब तुम सुनो, इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी जो रूट्स होती हैं, अगर मैं तुमको बोलूं, ये अगर देखो, रूट्स जो है हमारी, रूट्स कहाँ पे होती है हमारी, नीचे की साइड होती है। रूट्स नीचे की साइड ही तो होती है। ये देखो, जैसे मैं तुमको अगर बोलूं, इसमें अगर मैं तुमको बोलूं, देखो ये हमारी क्या है, रूट्स है। ऐसे ऐसे मान लो ये हमारी रूट्स है, ये रूट्स हमारी। ठीक है, इतनी समझ में। तो ऊपर की तरफ क्या है, इसके आसपास यहाँ पे सोइल है, सोइल के पार्टिकल्स है, रूट्स के आसपास। फिर हर जगह पे सोइल है, और ऊपर हमारा जो ये है, ये ट्री जा रहा है। समझ रही हो हम? इतना है हमारा। ये थोड़ी ना है कि रूट्स नीचे हैं, ये हमारी जमीन मान लो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे रूट्स नीचे हैं तो यहीं पे पत्तियां उगाई, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर ऐसा होता ना बेटा, कि जहाँ पे रूट्स हैं, और रूट्स और पत्ती, क्योंकि खाना पत्ती में बनना है, पत्ती में जो खाना बना हुआ है ना, उसी खाने को हमें पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाना है। अगर पत्ती और रूट के बीच की दूरी कम होती, तो हमारा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना, वो बहुत आराम से काम करता है। डिफ्यूजन बोलता टेंशन न लो, मैं कर लूंगा क्योंकि दूरी कम है। लेकिन तुम खुद सोचो कि रूट्स होती है मिट्टी के नीचे, और जो लीव्स होती हैं उसके बाद प्लांट की क्या आती है, ट्रंक आती है। ट्रंक के बाद ऊपर जाके स्टेम बनती है, बर्न बनती है, फिर पत्तियां बनती है, उनसे फ्लावर फ्रूट ये सब निकलते हैं। कितने ऊपर जो होता है वो पार्ट, वो पोर्शन ऊपर होता है। तो दूरी जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लांट की रूट्स और जो पत्तियां हैं, जहाँ पे फूड बना है, जिस फूड को हमें पूरे प्लांट में पहुंचाना है, उनकी दूरियां बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दूरी ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वहां काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफ्यूजन से भी तो हम कर सकते थे। जब डिफ्यूजन से धूप की खुशबू पूरे रूम में, पूरे घर में फैल गई, तो डिफ्यूजन से चला जाता पानी और खाना भी। लेकिन खाना या पानी डिफ्यूजन से नहीं जा सकता, क्योंकि पत्ती की और रूट्स के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस वहां पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर दूरी कब, और कुछ देखो, कुछ पेड़ तो छोटी हाइट के होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ कितने लंबे लंबे होते हैं, कितनी फीट के होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबे लंबे फीट के होते हैं। तो उन पेड़ों के अंदर तो डिफ्यूजन बिल्कुल भी कतई ही नहीं काम कर सकता, बिल्कुल भी। कोई 0.11% भी बेटा, कोई भी चांस नहीं है कि डिफ्यूजन वहां काम कर जाए, क्योंकि ये तुम खुद सोचो ना भाई, भैया प्लांट के हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाना है। डिफ्यूजन वहीं तक तो काम कर सकता है अगर इतनी दूरी हो, जितनी दूरी तुम्हें यहाँ दिख रही है ना, अगर इतनी दूरी है तभी तो डिफ्यूजन काम करेगा, वरना डिफ्यूजन थोड़ी ना काम करेगा। अब कुछ प्लांट्स तो, कुछ पेड़ इतने लंबे लंबे होते हैं कि ऊपर तक, टॉप तक उनकी पत्ती होती है। अब डिफ्यूजन यहाँ से नहीं काम कर सकता, क्योंकि डिफ्यूजन इतनी लंबी दूरी तक काम नहीं करता बेटा जी। इतनी बात समझ में। अब देखो, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में हमने CO2 का इस्तेमाल करा, पानी का इस्तेमाल करा। ठीक है, उससे हमने ग्लूकोज बना दिया, साथ में क्या निकली, एनर्जी, जिसके लिए हम सारा झंझट कर रहे थे, एनर्जी मिली थी हमें। समझ आई, हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। जो खाना है उसी से एनर्जी मिलेगी, जो खाना बना उसके बाद जो एनर्जी निकली, उसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है बेटा, अगर डिफ्यूजन हो पाता तो वो एनर्जी लेता, पक्का एनर्जी लेता।
अगर डिफ्यूजन नहीं होता, नहीं है तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर होता है बेटा जी, तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी जो फूड बना और फूड के बाद जो एनर्जी निकलती है ना फोटोसिंथेसिस में, वहां से हमें वो एनर्जी मिलती है, मतलब वहां से प्लांट की बॉडी को वो एनर्जी मिलती है। देखो ये सब तुम टेक्स्ट जो है दिख रहा है तुमको, ये पढ़ लो। बट इफ द डिस्टेंस बिकम्स लार्ज सो प्लांट जनरेशन डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी का टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम साथ के साथ देखते रहो। मैं पढ़ा रही हूँ तुमको, तुम एनसीईआरटी भी साथ के साथ रीड करते रहो, एक एक इसमें नजर घुमाते रहो। ये देखो, अब एनर्जी हर एक प्लांट के हर एक पार्ट को अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है। इंसान है हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन मूवमेंट करते हैं, हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए, हमारे हाथ पैरों को एनर्जी चाहिए होती है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ काम, यहाँ तक कि जबान जो हमारी चल रही है ना, उसे एनर्जी चाहिए होती है, हमारी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, उसे एनर्जी चाहिए होती है, हर एक पार्ट को एनर्जी चाहिए। लेकिन प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, प्लांट्स तो एक जगह पे ही रहते हैं। तो प्लांट्स को एनर्जी की नीड बहुत कम होती है, और वो, ठीक है, हर एक प्लांट के हर एक पार्ट को अलग अलग एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, तो उन्हें एनर्जी की जरूरत बहुत कम होती है। अब बहुत कम एनर्जी की जरूरत का एक कारण है कि प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते। अब तुम लोग पूछोगे दूसरा रीजन क्या है इसका, तो इसका बेटा जी दूसरा रीजन ये है कि प्लांट के जो ज्यादातर पार्ट होता है वो डेड सेल से मिलके बना होता है। याद हो, क्लास नाइन्थ में पढ़ा था हमने क्लेरेंकाइमा, क्लेरेंकाइमा पढ़ा था। अगर तुम्हारी दिमाग में कुछ बात याद है, क्लेरेंकाइमा क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, पढ़ा था। मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम के अंदर सिंपल के तीन टाइप होते हैं, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब पढ़े थे, तीन पढ़े थे। याद नहीं होंगे पर कोई बात नहीं, याद रखो। जो डेड पार्ट होता है, क्योंकि प्लांट का ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो डेड सेल से मिलके बना होता है, और डेड सेल्स कौन से हैं, डेड टिश्यू से मिलके बना है। डेड टिश्यू का नाम क्या है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा, याद रखना, नाइन्थ की एनसीईआरटी में है। याद रखो चीजों को, बायोलॉजी हार्ड नहीं है, पर हमने उसको हार्ड बना दिया है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि इतना कैसे याद रखेगा, हो जाता है याद, तो रीड मारो बार बार, याद हो जाएगा। ठीक है, बायो इज नॉट अ वेरी हार्ड और वेरी टफ सब्जेक्ट, आराम से समझोगे हो जाएगा, ध्यान से समझो। ठीक। अब प्लांट के डेड सेल्स होते हैं, तो दो ही रीजन मैंने तुम्हें बता दिया कि प्लांट को ज्यादा एनर्जी क्यों नहीं चाहिए। पहला तो वो मूव नहीं कर सकता, और दूसरा रीजन उसके ज्यादातर बॉडी पार्ट डेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और डेड सेल को थोड़ी ना एनर्जी चाहिए होती है भैया, वो तो हमारा हुआ सेल है, उसे क्या एनर्जी की जरूरत है। तो इसलिए प्लांट को क्या होती है, लो एनर्जी नीड्स होती है, प्लांट की लो एनर्जी नीड्स होती है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी जो चाहिए वो किस में चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए, जो अभी हम जाइलम फ्लोएम में पढ़ेंगे कि खाने और पानी के ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए। तो वहीं पे अब हमें उसी के लिए बस एनर्जी चाहिए होती है हमको। ठीक है, देखो अब फंक्शन देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाइलम देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा पहले दो टर्म है, ये पढ़ो, एक तो है ट्रांसपिरेशन, एक है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन भी नाइन्थ क्लास में आता है, पढ़ा होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जैसे तुम्हारी पत्ती होती है, पत्ती के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इन स्टोमेटा से पानी वेपर की फॉर्म में निकलता रहता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। समझ आया, ये बात समझ आई, ये बेटा नाइन्थ क्लास का ही कंसेप्ट है। ट्रांसलोकेशन नाइन्थ में नहीं है, ये अब बताती हूँ मैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है सिंपली मूवमेंट। तो ट्रांसपिरेशन पत्ती के अंदर हुआ, उस पत्ती के अंदर जो पत्ती खाना बनाती है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा जाइलम की कैटेगरी में। ट्रांसलोकेशन होता है खाने का मूवमेंट कराना एक जगह से दूसरी जगह। तो ये खाने का मूवमेंट कौन कराता है, हमारा फ्लोएम कराता है। कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। तो अब देखो, जो जाइलम है वो क्या कराता है, साफ साफ लिखा है कि जाइलम वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट कराता है, जो कि उसे मिट्टी से मिले हैं, उसने मिट्टी से पकड़े हैं, उनका मूवमेंट करा देगा। और जो फ्लोएम होगा वो किसका ट्रांसपोर्ट कराएगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, मतलब कि जो खाना है, जो ग्लूकोज बना है हमारा, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। कहाँ पे कराएगा, पत्ती से दूसरे पार्ट्स तक। बेसिक सी बात है बेटा, रूट्स के पास पानी है, तो रूट्स को तो पानी देने की जरूरत नहीं है ना, हमें रूट से ही तो पानी लेना पड़ेगा पूरे पेड़ में पहुंचाने के लिए। इसी तरीके से जो पत्ती है, पत्ती ने तो खुद खाना बनाया, तो उसके पास तो खाना है, तो उससे हमको वो खाना लेना है, और बाकी जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं, रूट हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, वहां तक उस खाने को हमें पहुंचाना है। समझ आई। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर मिनरल को देखना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, खाने को पहुंचाना, फोटोसिंथेसिस से जो खाना बना है उसे पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाना। दो प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन इज रिलेटेड टू जाइलम एंड ट्रांसलोकेशन इज रिलेटेड टू फ्लोएम, याद रखना।
ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराना है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे जायलम भैया की। जायलम भैया क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं वाटर और मिनरल्स, यहाँ पे मैं मिनरल्स लिखना भूल गई, लेकिन तुम लोग लिख लेना है ना। जायलम ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, अब देखो, दो टिश्यू हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। याद है, जाइलम जो होते हैं, जाइलम में चार पांच तरह के टिश्यूज होते हैं। थोड़ा बड़ा कर दूं तुम्हारे लिए मैं, देखो, कुछ थोड़ा बहुत याद है कि जाइलम जो होता है वो चार तरह के टिश्यूज से मिलके बना होता है। ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। बेटा ये चार तरह के टिश्यू होते हैं, ये भी 9th क्लास का ही कंसेप्ट है। उसमें से जो कौन कौन से होते हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये चार तरह के टिश्यूज होते हैं। उसमें से जो दो टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से? वेसल और ट्रैकीड्स, ये क्या होते हैं? हमारी रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे रूट, स्टेम्स, जहाँ जहाँ पानी पहुंचाना है वहां पे कनेक्टेड होते हैं। अब देखो बेटा, कनेक्टेड कैसे होते हैं? इनके कनेक्टेड होने का तरीका देखो तुम लोग। ये इस तरह कनेक्टेड होते हैं, ऐसे एक ही हो गया, इसके साथ में ये वाला जुड़ गया, ऐसे ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे जुड़ जुड़ के क्या करते हैं, एक चेन बना लेते हैं आपस में, है ना। ये एक चेन बना लेंगे आपस में। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड होता है, और फिर इस चेन के थ्रू क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे फिर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है, ये जुड़ जुड़ के। तो जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या होते हैं? रूट में प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, लीव में प्रेजेंट होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जुड़े हुए होके एक ये चेन बना लेंगे, जिस चेन में को वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, ये तो जुड़ जुड़ के बना ले इन्होंने तो। ठीक, अब ये बात देखो, मैंने तुम्हें ऊपर भी बताई थी। क्या बताई थी? ऊपर ही मैंने बात बताई थी, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस बिटवीन रूट्स इन द सोइल। मैंने क्या बताया था तुमको? मैंने बताया था कि मिट्टी के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मिनरल्स यानी कि आयंस, वाटर की कंसंट्रेशन मिट्टी में ज्यादा है एज कंपेयर टू रूट्स। तो वहां पे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा एक तरीके से, कि वो मिनरल्स क्या होंगे? हाई कंसंट्रेशन उसकी मिट्टी में है, तो वो मिनरल्स बेटा जी मिट्टी से रूट के अंदर घुसेंगे, रूट की तरफ आ आके वो घुसने शुरू कर देंगे। तो ये हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। तो जाइलम जो होता है, यहाँ पे भी यही काम होता है। वो मिनरल्स क्या हुए? वो मिनरल्स आए, आने के बाद वो मिट्टी से किसमें घुस गए? रूट्स के अंदर घुस गए। अब रूट्स के अंदर क्या है? जाइलम के सेल्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो वो मिनरल्स क्या करेंगे? ऐसे ऐसे अंदर अंदर मिनरल और वाटर अंदर अंदर मूव करते चले जाएंगे, चले गए, रूट्स के अंदर मूव करते चले जाएंगे। ये तो होता है पहला तरीका, जिस तरीके से क्या होता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। कैसे? अगर मैं तुमको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो सिंपल सी भाषा में सुनो। ये ट्रैकीड्स है, ये वेसल्स है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले जो हमारी रूट थी, जड़ें थी, जड़ों ने क्या किया? सॉइल से मिनरल्स और वाटर को खींच लिया। कैसे ले लिया? क्योंकि सॉइल के अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और रूट के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन हो गया। तो मिनरल कहाँ से मूव करना शुरू करा? मिनरल्स ने मिट्टी से रूट्स की तरफ आए, वो तो मिट्टी से रूट्स की तरफ वो आए, ऐसे रूट्स ने ले लिया। अब रूट्स के अंदर क्या है? ट्रैकीड्स और वेसल्स प्रेजेंट है, जो कि ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। अब उन ट्रैकीड्स और वेसल्स के अंदर को बेटा जी ये वाटर और मिनरल जो है मूव करना शुरू कर गए। ठीक है, जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि ये उनके अंदर को मूव करना शुरू कर गई। इतनी बात समझ आई? बेसिक से अब तक मैंने इतनी ही बात बताई तुम्हें। अब जब रूट्स को वो क्रॉस कर लेंगे, अभी देखो ये तो रूट्स थी, अब जब वो रूट्स को क्या कर लेंगे? क्रॉस कर लेंगे। अब तुम देखो, ध्यान से देखना, ये हमारी क्या थी? ये हमारी ऐसे ऐसे रूट्स हैं, ये ऐसे ऐसे हमारी रूट्स हैं, ये ऊपर जाके ऐसे ऐसे पेड़ बनते हैं। पेड़ देखो, रूट्स में ये जो सेल्स थे ये लगे हुए थे, रूट्स के अंदर जो ट्रैकीड्स और वेसल्स थे ये इस तरह से लगे हुए थे बेटा, ऐसे ऐसे जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ से मिनरल्स आए, इन्होंने ले लिया। इतना समझ आया? इन्होंने मिनरल्स को ले लिया, ऐसे ऐसे जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे भी ये इसी तरीके से जुड़े होंगे, क्योंकि पानी यहाँ से भी जाएगा, तो यहाँ पे भी इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, है ना। समझ पा रहे हो तुम लोग? यहाँ पे इस वाले पोर्शन में भी ये इसी तरीके से जुड़े हुए होंगे, ऐसे ऐसे जुड़े हुए होंगे। अब इधर अगर मान लो पेड़ के अंदर स्टेम वगैरह ऑब्वियस सी बात है, स्टेम वगैरह तो होगी यहाँ पे, पेड़ के अंदर ऐसे ऐसे स्टेम्स होगी,
इधर को भी स्टेम निकली हुई होगी। तो उस स्टेम में भी क्या होगा, ऐसे ऐसे वो जुड़े हुए होंगे अंदर ट्रैकिड्स और वेसल जिनके थ्रू पानी जाएगा। ऐसे इधर भी जुड़े होंगे ट्रैकिड्स और वेसल जिनके थ्रू पानी जाएगा। तो ऐसे ट्रैकिड्स और वेसल्स आपस में जुड़ जुड़ के एक चेन बना लेते हैं, और उस चेन के थ्रू यहाँ से जो वाटर और मिनरल्स लिए गए हैं ना बेटा जी, वो वाटर और मिनरल्स ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, पूरे पेड़ में पहुंच जाएंगे, मिट्टी से ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये जो होता है ना, ये यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट कराएगा एक दिशा में, नीचे से ऊपर की तरफ कराएगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में कराता है। इतनी बात समझ में आई? ये तो हो गया पहला तरीका जाइलम का, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो गया। अब दूसरा क्या होता है, ऐसा क्या, अब जैसे ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस चलता रहता है, तो पत्ते से पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में निकलता जा रहा है। तो जब पत्ते से पानी वेपर की फॉर्म में निकलता जा रहा, तो क्या होता है, ऊपर की तरफ पेड़ पे प्रेशर बनता है, एक प्रेशर बनता है, प्रेशर मतलब खिंचाव बनता है, उसे सक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है उसके लिए बेटा जी, यहाँ पे एनसीईआरटी में वो टर्म दी गई है, सक्शन उसे बोलते हैं। तो एक प्रेशर बनता है ऊपर की तरफ, तो उस प्रेशर के कारण भी जो पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ मूव करता है। क्योंकि पेड़ में एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती नहीं है बेटा, दुनिया भर की पत्तियां हैं, और हर एक पत्ती में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। हर एक पत्ती से पानी भाप की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो इससे क्या होगा, पानी का के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, कि और पानी चाहिए, और पानी चाहिए इवेपोरेशन कराने के लिए। तो उससे एक सक्शन क्रिएट हुआ, एक प्रेशर क्रिएट हुआ, और वो उस प्रेशर से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ भी मूव करते हैं। तो ये दो रीजन है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, कर रहा है ना। ग्रेविटी क्या बोलती है, न्यूटन सॉरी ग्रेविटी क्या बोलती है, कि हर एक चीज नीचे की तरफ आएगी, किसी भी चीज को तुम ऊपर फेंको। लेकिन ये एक ऐसा केस है बेटा जी, जाइलम वाटर का मिनरल का ट्रांसपोर्ट करा रहा। तो ये बेटा जी ऐसा केस है जिसमें क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, चीजें ऊपर जा रही हैं। तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी का भी एग्जाम्पल है। देख रहे हो तुम लोग, अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या क्या चल रहा है, ये है हमारी बायोलॉजी, ये है हमारी साइंस, ठीक है। ये तो हो गया। तो दो तरीके से बेटा जाइलम ने ट्रांसपोर्ट करा है। पहला, ट्रैकिड्स और वेसल जुड़ जुड़ के, ऐसे भाई जुड़ जुड़ के आपस में चेन बना ली उन्होंने, और क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन कराया, जो मैंने तुमको इधर पे बताया। दूसरा क्या होता है, बहुत सारी पत्तियां हैं, पेड़ में ट्रांसपीरेशन हो रहा है, हर एक पत्ती से, हर एक पत्ती से ट्रांसपीरेशन हो रहा है। तो क्या आ रहा है, उन पत्तियों को और पानी चाहिए ट्रांसपीरेशन के लिए। तो पानी की वजह से क्या हुआ, एक प्रेशर क्रिएट हुआ, एक खिंचाव बनेगा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ खिंचता चला जाएगा, एक प्रेशर बनेगा, और वो, ठीक है, उसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ खींचेगा। तो उसे सक्शन बोलते हैं, उसके लिए टर्म होती है सक्शन, जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, दो तरीके तुम्हें समझ में आए। तो ये तो हो गया हमारा बेटा जी जाइलम का काम, मुझे उम्मीद है तुमको समझ आ रहा है। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसपीरेशन तो दिन में होता है। तुम बोलोगे कि मैम ट्रांसपीरेशन तो दिन में होता है, क्योंकि धूप निकलेगी, धूप से तो वेपर बनते हैं ना, सनलाइट की वजह से, ठीक है। अब रात को तो ट्रांसपीरेशन नहीं होता ना, तो रात को कौन सा प्रोसेस काम करेगा, तो रात को बेटा जी ये वाला जो हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा है ये काम करता है। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जो है, रात को कौन सा काम करेगा, ये वाला प्रोसेस जो कि ये पढ़ा ना हमने, ये जो खिंचाव बन रहा है प्लांट्स के अंदर, ये जो हमने खिंचाव पढ़ा प्लांट्स के अंदर, ये रात को काम करता है। ट्रैकिड्स और वेसल्स जुड़ जुड़ के ये रात को काम करता है हमारा। दिन में हमारे दोनों काम करेंगे, ट्रांसपीरेशन भी करेगा और ट्रैकिड्स और वेसल्स भी काम करते हैं। और रात को लेकिन सिर्फ ट्रांसपीरेशन नहीं होता, तो इसलिए रात को हमारा सिर्फ ये वाला ट्रैकिड्स और वेसल्स वाला जो होता है, ये वाला प्रोसेस ही हमारा काम करता है। ठीक, तो ये हमारा एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुम देखो ट्रांसपीरेशन का और फंक्शन क्या है। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, सबसे पहले तो वाटर का मूवमेंट कराता है, ठीक है, वाटर मिनरल का मूवमेंट कराता है, लेकिन कैसे, डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है, मिनरल डिजोल्व फॉर्म में कराता है। कहाँ से, पत्तियों से लीव्स तक कराता है। दूसरे, टेम्परेचर रेगुलेशन कराता है। तुम पूछोगे टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे कराता है, टेम्परेचर तो रेगुलेट हो रहा है, पानी भाप की फॉर्म में निकल रहा है, तो टेम्परेचर ही तो मेंटेन किया जा रहा है ना, उस पत्ती का, उस पेड़ का, उसकी सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। तो इस तरीके से टेम्परेचर को रेगुलेट कराता है। जैसे हम लोगों को पसीना आता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। उसी तरह प्लांट से क्या होता है, बस प्लांट को ट्रांसपीरेशन हो रहा है, एक तरीके से पसीना मान लो वो प्लांट का, तो उसकी बॉडी का भी, प्लांट की बॉडी का भी टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया ना तुम्हें, ट्रांसपीरेशन से जो खिंचाव बन रहा है, सक्शन बन रहा है, उस मतलब एक प्रेशर बन रहा है, उसको बेटा जी रूट प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि वो
रूट्स से बनता हुआ आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। तो ये रूट प्रेशर का कंसेप्ट रात को नहीं दिखता, क्योंकि रात को ट्रांसपीरेशन ही नहीं होता। तो सक्शन को, उस सक्शन को क्या बोलते हैं, हम रूट प्रेशर बोलते हैं। वो जो सक्शन बन रहा है मतलब वहां पे रूट प्रेशर बन रहा है, तो ये रात को हमें देखने को नहीं मिलता। अभी ये तो हो गया जाइलम का केस है। अब आ जाओ बेटा जी फ्लोएम पे। फ्लोएम जी बड़े खतरनाक है। देखो फ्लोएम जी क्या है, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ो। देखो जी, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट कराना। इतनी बात हमने पढ़ी। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन कराएगा, हमारा फ्लोएम कराते हैं। वाटर का किसने कराया, जाइलम ने कराया। वाटर और मिनरल का जाइलम ने कराया। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ध्यान देखो। फूड बना कहाँ है, पत्ती थी हमारी, एक लीव थी, लीव के अंदर खाना बना। अब लेकिन खाना लीव के अंदर तो नहीं रह सकता ना, पूरी बॉडी को खाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो खाना तो पूरी बॉडी में जाएगा। तो अब पूरी बॉडी में खाना ट्रांसपोर्ट होगा, तो सबसे पहला पॉइंट की फ्लोएम, सॉरी, हाँ सॉरी, फ्लोएम जो खाना ट्रांसपोर्ट कराता है वो दोनों डायरेक्शन में कराता है। मतलब कि पत्ती में अगर खाना बना है तो वो रूट्स तक भी जाएगा, और ऊपर की जो लीव्स होंगी, मतलब ऊपर के जो पार्ट होंगे, स्टेम वगैरह होंगे, उन तक भी जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि फ्लोएम क्या होता है, बाय डायरेक्शनल काम करता है। खाने को ऊपर भी पहुंचाता है, नीचे भी पहुंचाता है, ठीक है। समझ आया, ये तो है हमारा पहला पॉइंट। अब देखो इसमें क्या होता है, ये इसमें मैंने बताया तुम लोग को ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सब्सटेंस का या मूवमेंट कराना एक जगह से दूसरी जगह। तो यहीं पे दिया हुआ है ट्रांसलोकेशन, हमारी टर्म ये वही है, ठीक है। ये फ्लोएम कराती है। अब फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कराती है, ठीक है। इसमें देखो अब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं, अब क्या करता है फ्लोएम, क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड के साथ साथ अमीनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरी चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब तुम लोग बोलोगे कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, मैं बताती हूँ तुमको अमीनो एसिड क्या होता है। देखो प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा, डाइजेशन में हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन होता है। अब बेटा जी प्रोटीन जो होता है ना, बेसिकली प्रोटीन है क्या प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब होता है जो बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ हो, बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है, ठीक है। या एक मैं बोल सकती हूँ हमारा बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल, बायो मतलब बायो से रिलेटेड, और एक मॉलिक्यूल है जो कि किससे मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ऐसे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं। ये जितने भी मैं दिखा रही हूँ ना तुमको, ये सारे के सारे ये अमीनो एसिड्स हैं। ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। तो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे। तो ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, और जब ये बहुत लंबी चेन बना लेंगे जुड़ के, तो ये प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये हमारा प्रोटीन होता है। अगर मैं इस चेन को तोड़ दूं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये सारे अलग हो जाएंगे। अलग होके मुझे क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे ये अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये जो अलग अलग हो गए ना, ये अमीनो एसिड हो गए। और अगर मैं इन अमीनो एसिड को जोड़ दूं आपस में, वापिस से ऐसे जोड़ दूं मैं इनको, तो ये क्या बन गया, अब ये जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ये प्रोटीन बन जाएगा। तो ये होते हैं, जब ये अलग अलग है, अमीनो एसिड है, और जोड़ दो अमीनो एसिड को तो प्रोटीन बन जाएगा। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, खाने को पहुंचाना और अमीनो एसिड को भी पहुंचाना। जहां जहां बॉडी में अमीनो एसिड की जरूरत है, वहां वहां पे अमीनो एसिड को पहुंचाना, और दूसरे सब्सटेंसेस जिनकी भी जरूरत पड़ती है बॉडी में, उन सबको भी पहुंचाना, ठीक है। अब पहुंचाते कहाँ कहाँ पे हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स में पहुंचाते हैं। स्टोरेज ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो खाने को स्टोर करेंगे, क्योंकि खाने को स्टोर करेंगे, बाद में खाने को तोड़ सकते हैं और तोड़ के उससे एनर्जी ले सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में खाना स्टोर किया जाता है फैट की फॉर्म में, ताकि जब भी हमें जरूरत हो, एनर्जी की जरूरत हो, तो हम उसे तोड़ सके और तोड़ने के बाद एनर्जी ले सके। इसी तरह प्लांट की बॉडी, प्लांट भी होशियार होता है, प्लांट भी अपने खाने को स्टोर करता है। कहाँ कहाँ स्टोर करेगा, रूट्स में स्टोर करता है, फ्रूट की फॉर्म में स्टोर करता है, सीड्स में स्टोर करता है। और जो ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब जो बड़े हो रहे हैं ऑर्गन्स, इमेच्योर स्टेट में, अभी मैच्योर होने लग रहे हैं, जैसे स्टेम वगैरह मैच्योर हो रही है, वहां पे खाने को स्टोर करता है, क्योंकि इन पार्ट्स को एनर्जी की जरूरत होती है। समझ आया, फ्रूट को डेवलप करना होता है तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है, रूट को वाटर ट्रांसपोर्ट कराना होता है, उसे एनर्जी की जरूरत होती है, सीड को एनर्जी की जरूरत होती है, और ग्रोइंग ऑर्गन्स जो तो ग्रो कर ही रहे हैं, उन्हें भी एनर्जी की जरूरत होती है।
ठीक है, इतनी समझ में है। अब ये जो प्रोसेस होता है ये दोनों डायरेक्शन में होता है, क्योंकि अगर पत्ती में खाना बनाया ना बेटा जी, तो उस खाने को हमें रूट्स तक भी ले जाना पड़ेगा और उस खाने को ऊपर जो ग्रोइंग पार्ट है हमारे वहां तक भी पहुंचाना पड़ेगा। दोनों तरफ पहुंचाना पड़ेगा खाने को, ऊपर भी नीचे भी। तो इसलिए बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होता है हमारा। समझ आई इतनी बात समझ में? अब देखो इसमें एक चीज और होती है। अब हमारे पास जैसे हमने पढ़े, हाँ किसी जाइलम के हमने चार पार्ट पढ़े, चार ट्रकीट, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। इसी तरह से हमारे जो फ्लोएम होते हैं उसके भी चार पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो पार्ट? तो भैया वो जो हमारे पार्ट होते हैं वो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। दो तो सेम होते हैं, दो अलग हैं। इसमें कौन कौन से? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होते हैं बेटा जी, वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं आपस में। मतलब कि एक ही हो गया जैसे ऐसे, और इससे ये जुड़ा हुआ होगा, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। मान लो ये हमारी सीव ट्यूब, ये है हमारी सीव ट्यूब। ठीक है, और ये मान लो हमारा है कंपेनियन सेल, ये है हमारा कंपेनियन सेल। ये सीव ट्यूब है और ये कंपेनियन सेल है। अब जो कंपेनियन सेल है उसके पास तो उसका खुद का न्यूक्लियस है। उसका जैसे हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है ना, जो हमारे पूरे सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है, इसी तरह से इस कंपेनियन सेल का भी खुद का न्यूक्लियस है। लेकिन सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। तो कंपेनियन सेल क्या बोलता है कि ठीक है मैं हूं, तू टेंशन न ले, मैं अपने न्यूक्लियस तेरे साथ शेयर करूंगा। हम लोग क्या करेंगे, तो आपस में अपना न्यूक्लियस शेयर करेंगे। तो ये जो सीव ट्यूब है इस कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या करता है, इस्तेमाल करता है, इसको यूज करता है। ठीक, इतनी बात पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ये दोनों काम कैसे करते हैं। अब जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के अंदर क्या है, अब ये तो चलो इसको अगर मैं हटाती हूँ, इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊं तुमको दिखाऊं। अब फ्लोएम में खाना ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये बात देखो। सब अब जैसे मान लो ये हमारा फ्लोएम है, ये हमारा फ्लोएम है। ठीक है, इसके साइड में हमारा क्या है, जाइलम है। ठीक है, इस पे लिख दूं पी, इस पे लिख दूं एक्स। ये हमारा फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम। ठीक, अब क्या होता है जाइलम के अंदर क्या होगा, जाइलम के अंदर ऑब्वियस सी बात है पानी जा रहा होगा। जाइलम के अंदर क्या जा रहा होगा, पानी जा रहा होगा। लेकिन फ्लोएम के अंदर तो फूड होगा ना। क्या होगा फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के अंदर होगा हमारा फूड। तो फ्लोएम के अंदर क्या होगा, हमारा फूड। फूड का मतलब क्या है, सोल्यूट। फूड का मतलब क्या है, सोल्यूट या फूड। इसके अंदर होता है पानी। अब फूड का मतलब क्या है, सोल्यूट, और इधर वाटर है। वाटर का मतलब क्या है, सॉल्वेंट होता है वाटर का मतलब। ठीक है, तो वाटर का मतलब क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ऑस्मोसिस हो जाता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इधर पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी इधर से इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, पानी जाइलम से फ्लोएम की तरफ मूव करेगा, तो इसके अंदर पानी जो है वो भर जाएगा, इसके अंदर पानी भर जाएगा। और फिर वो पानी क्या होगा, फूड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ, तो ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर बना, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है। ये जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। समझ आए तुम्हें इतनी बात, इतनी बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है जैसे कि सुक्रोज है, अगर हमें सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन कराना है, फ्लोएम के थ्रू सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन कराना है, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसके अंदर सुक्रोज ही है, तुम ये मान लो इसके अंदर सुक्रोज है और साइड में जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम बेटा जी एक साथ होते हैं हमेशा, ऐसे ऐसे साथ साथ में चलते हैं। इसके अंदर तो पानी है, इसके अंदर खाना है, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा इसके अंदर ज्यादा है, तो सॉल्वेंट ऐसे मूव करना शुरू करेगा। तो इसकी वजह से इसके अंदर एक प्रेशर बन जाएगा, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोल लेंगे। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से खाना ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और हमेशा कैसे मूव होगा खाना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव होगा। यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है, ऊपर लो बन रहा है, तो खाना हाई से लो की तरफ जाएगा। ऐसे ऐसे अगर यहाँ पे हाई है और रूट्स की तरफ प्रेशर लो बन रहा है, तो खाना ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ऐसे खाने का मूवमेंट होता है। अब इसमें एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे स्प्रिंग का सीजन जब आता है तो उसमें जो शुगर होती है, शुगर मतलब कि ग्लूकोज जो होता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, रूट्स के अंदर और स्टेम टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और उसके बाद उसे जब उसकी तो उसकी शुगर की मात्रा ज्यादा कहाँ है, रूट और स्टेम के अंदर ज्यादा है। और फिर जब भी बॉडी में जहां भी जरूरत होती है उस शुगर को हम लोग आराम से ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। तो ये हमारा स्प्रिंग सीजन के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, इसको याद रखना कि स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है, जो शुगर है वो रूट और स्टेम में स्टोर होता है, और जिसे हम लोग बाद में क्या कराते हैं, बर्ड
बर्ड मतलब कलियां जो होती हैं, कलियां, उन कलियों को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि स्प्रिंग में फूल खिलते हैं, तो स्प्रिंग में फूल खिलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी रूट और स्टेम के अंदर जो हमारा शुगर मतलब ग्लूकोज एनर्जी, जो जो ग्लूकोज स्टोर है, वो ग्लूकोज बाद में एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी की वो ग्लूकोज क्या करेगा, उस तक जो कलियां खिलने वाले हैं जिनसे फूल बनने वाले हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट होगा, और वो क्या करेंगे, उस खाने को कंज्यूम करेंगे, ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे वो बर्ड, और फिर वो बर्ड क्या करेंगे, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। स्प्रिंग सीजन के अंदर ऐसा होता है। तो ये हमारा था ट्रांसपोर्टेशन इन फूड, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बेटा जी। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर बोलोगे मैं दोबारा समझा दूंगी। और सॉरी, एक चीज रह गई, हम लोगों ने एक चीज छोड़ दी थी बीच में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो, ये हमारा क्या है, हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ये एक तरफ कराता है, ऊपर की तरफ कराता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, देखो दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक, एक तरफ कराता है, ये हमारा जाइलम के बारे में बोल रहा है, इधर हमारा फ्लोएम के बारे में बताया रहा हूँ। ठीक, समझ आया तुम्हें? तो ये क्या कराता है फिर, ट्रांसपोर्ट इन बल्क फ्लो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का मतलब अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लगती है लेकिन हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसके होलो डेड सेल्स होते हैं, नो एंड वॉल्स, ये इतने पॉइंट तुम्हें याद नहीं रखने, तो दो तीन तीन पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये रिच इन लिग्निन विच सपोर्ट्स द प्लांट। तो ये जो होता है, जो हमारा जाइलम है उसमें लिग्निन होता है, लिग्निन क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ताकि अगर चोट वगैरह है तो लिग्निन चोट नहीं आने देता। ठीक है, और जो वस्कुलर बंडल होता है ना बेटा, वस्कुलर बंडल के कंपोनेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम ही आते हैं, यही वस्कुलर बंडल होता है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। फ्लोएम की बात कर लो इधर से, फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करा देगा। दो वे फ्लो, दो वे फ्लो का मतलब क्या होता है, टू वे फ्लो का मतलब होता है कि ऊपर भी जा रहा है, देखो एरो में दिख रहा है ना, कुछ खाना नीचे जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे होता है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस मतलब अभी जो हमने ओस्मोटिक प्रेशर देखा था कि इधर इधर पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी इधर से इधर मूव करेगा, इधर से इधर पानी मूव करेगा, तो इससे क्या होगा, इधर भी वाटर की कंसंट्रेशन आ जाएगी, इधर वाटर भी आ गया, फूड भी आ गया, तो यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर बन गया है। ओस्मोटिक प्रेशर बोल लो, टर्गर प्रेशर बोल लो, एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने पढ़ा सीव ट्यूब के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। तो कंपेनियन सेल क्या करता है कि सीव ट्यूब को बोलता है कि कोई बात नहीं, तू मेरा न्यूक्लियस यूज कर रही है। ठीक है, परफोरेटेड एंड वॉल्स मतलब हल्के हल्के छेद होते हैं, देखो ये दिख रहे हैं ना तुम्हें, ऐसे ऐसे छेद हल्के हल्के से साइड साइड में, तो ऐसी वॉल्स होती हैं इनकी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स का भी ट्रांसपोर्ट कराते हैं। एमआरएनए छोड़ दो तुम लोग के, उसमें नहीं है। हॉर्मोन्स पता होता है, हार्मोन मतलब कि केमिकल्स जो बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो ये जो फ्लोएम है, ये फूड का तो ट्रांसपोर्ट कराता है, उसके साथ साथ अमाइनो एसिड एनसीईआरटी में दिया है, ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, हॉर्मोन्स याद रख लो। एमआरएनए भी तुम लोग छोड़ दो, ये तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो ये था जी बेटा जी हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देना, जरूर से लिख देना, और बढ़िया से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, बस लगे रहो। ठीक है, और अगर तुम लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुम लोग के लिए शीट्स भी अपलोड कर दूंगी, प्रैक्टिस शीट्स अपलोड कर दूंगी, जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है बोर्ड्स एग्जाम्स का, उससे रिलेटेड अगर तुम बोलोगे तो मैं वो शीट्स अपलोड कर दूंगी। तो तुम मुझे क्या करना, कमेंट सेक्शन में शीट्स लिख देना, मैं तुमको वो अपलोड करके दे दूंगी। इस चैप्टर में जहां तक पढ़ा दिया, या फिर जैसे डाइजेशन की, उसके बाद आगे उसकी रेस्पिरेशन की, ऐसे ऐसे एक 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 पोर्शन की भी दे दूंगी, पूरे चैप्टर की एक साथ दे दूंगी, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा एक्सक्रीशन होगा, उसको बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं, चैप्टर को रैप अप करते हैं। बहुत हो गया, बहुत लंबा खिंच गया। ठीक है, और अगर बोलोगे वन शॉट भी बना दूंगी मैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बता देना कि इसके वन शॉट की जरूरत है कि नहीं। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इंस्टा पे कुछ भी डाउट हो किसी भी टाइम डीएम कर देना, मैं हूँ, आई एम देयर फॉर यू, ट्रस्ट मी।